नमस्कार, एडिसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डूइंग क्लास 10 साइंस चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वाटर दिखाई दे रहा है, ये डेजर्ट बना हुआ है, ये पेट्रोलियम की माइन है, ये नेचुरल रिसोर्स हो गया हमारा सन, जिसके साथ एक रिवर दिखाई दे रही है। ये हमारे हो गए जंगल, ये कोल, ये हमारे हो गए जितने भी हमारे पास प्रेशियस डायमंड्स और स्टोन्स मिलते हैं। ये भी एक वाटर बॉडी है। तो आज हम पढ़ेंगे, मेन जो हमारे विषय रहेंगे पढ़ने के वो रहेगा वाटर के बारे में पढ़ना। फिर हम पेट्रोल और कोल के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है, हम किस तरह से इनका प्रयोग कर कर अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर यानी कि जल। जल जो है वो हर इंसान की एक बेसिक नेसेसिटी है। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी की जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस के कार्य होते हैं, चाहे वो डाइजेशन का काम हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का काम हो, वो बिना जल के नहीं हो सकता। क्योंकि खून के अंदर भी हमने पढ़ा है कि अधिक मात्रा जो है वो जल की ही होती है। तो जल जो है वो हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो हर कार्य के लिए जो हमारा जल है वो प्रयोग में आता है। फिर हम एग्रीकल्चर के लिए कह सकते हैं, हमारे फसल उगानी है, उसके हमें इरिगेशन करनी है तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए, रोड्स बनानी है उसके लिए, डैम्स को बनाने के लिए, सबके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल जो है वो हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते। हमारे लिए तो जरूरत है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके लिए वह घर भी है। जैसे जो जल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मछली हो गई, क्रैब्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जल में ही रहते हैं। तो उनके लिए वो क्या है? उनका घर है, एक नेचुरल हैबिटेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हम कुछ तरह से हम बिना सोचे समझे जल का प्रयोग करते हैं, या फिर हम व्हीकल चलाते हैं, या फिर हम जो भी धुआं प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? जो हमारी या फिर इंडस्ट्रीज हैं, उनके उनसे जो वेस्ट निकलता है वो सारा का सारा हम किस में डाल देते हैं? नदियों में या फिर समुद्र के अंदर डाल देते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, और जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो गंदी हो रही है, जिसके कारण जो उसमें रहने वाले जीव हैं उनको भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। तो हम किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर कर, किस तरह से हम पानी को स्टोर कर कर अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं, यही हमारा आज का विषय रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। डैम्स जो हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा, भाखड़ा नंगल डैम है। तो ये डैम्स का कार्य क्या होता है? डैम्स जो है वो पानी, जहां पर पानी वर्षा ज्यादा होती है या फिर जहां पर वाटर बॉडीज होती है, वहां पर हम डैम्स बना देते हैं। डैम्स का कार्य क्या होता है कि वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, और उस पानी को जब हमें जरूरत होती है, हम उसे एग्रीकल्चर के लिए या फिर अपनी डेली नीड्स के लिए, जिन सिटीज में वर्षा कम होती है उन सिटीज में पहुंचाने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। और डैम्स का प्रयोग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। क्योंकि जब डैम्स को खोला जाता है तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वाटर जो है वो नीचे की तरफ फॉल करता है, उससे हम टर्बाइंस को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। आप अपने पिछले चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था। अब डैम्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्या बने हुए डैम्स। यहाँ पर वाटर को एक हाइट पर स्टोर किया जाता है। जब नीचे जो वाटर बॉडीज होती हैं, उन्हें जब ये खाली हो जाती हैं, जब वर्षा कम होती है तो, या वर्षा ज्यादा होती है, तो इसे खोल दिया जाता है ताकि ऊपर वाला जो पानी है वो भरे ना और फ्लड ना आए। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी एक तरह से प्रयोग में आती हैं। तो ये दोनों फिगर्स आपको डैम्स की दी हुई हैं। आइए इनके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस यानी कि इनके लाभ क्या हैं। डैम्स को बनाने से क्या होता है? एक तो क्रॉप्स को पानी देने में सहायता हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में डैम सहायक होते हैं। फिर जहां पर वर्षा कम होती है, जिन टाउन्स और सिटीज में, वहां पर हम पानी को आसानी से पहुंचा सकते हैं डैम्स के द्वारा, नदियों के द्वारा जोड़कर।
फिर ये कंट्रोल फ्लड्स को कंट्रोल करने में प्रयोग होता है। फ्लड्स को किस तरह से कंट्रोल करता है, जैसे सपोज कीजिए किसी साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो उस कारण क्या होगा, जो पानी ज्यादा एकत्रित हो गया उसके कारण डैम्स को खोल दिया जाएगा और अलग अलग जगह पर पानी को एकत्रित कर दिया जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो ज्यादा वर्षा होने के कारण जो ज्यादा पानी होगा है वो सिटी में ना जाकर फ्लड्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस को हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हमारे पास आती है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है कि सोसाइटी को एक हार्म होता है, क्योंकि इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब जगह चाहिएगी तो उसके आसपास के गांव जो है उन लोगों को हटाना पड़ेगा, तो उनका एक तरह से उनका आशियाना उनसे छिन जाता है, तो उन्हें एक नई जगह पर जाकर एक शिफ्ट होना पड़ता है, जिसके कारण उनका कार्य भी जो काम वो करते होते हैं वो भी उनसे छिन जाता है और घर तो साथ ही छिन जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, डैम्स को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, तो जो मनी गवर्नमेंट लगाती है वो कहाँ से आती है, पब्लिक से ही आती है, तो इस बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसके कारण इस पब्लिक का बहुत सारा पैसा जो है वो इसमें प्रयोग में आता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, जब जगह ज्यादा चाहिए होती है तो आसपास में जो जंगल होते हैं या फिर जो डाइवर्सिटी प्लांट्स होते हैं तो हमें उन्हें हटाना पड़ता है, जिसके कारण पेड़ हटेंगे, वहां के जंगल हटेंगे, तो वहां के जो रहने वाले जीव हैं छोटे छोटे या फिर जो भी जानवर उसके आसपास रहते हैं उनका भी घर उनसे छिन जाता है। तो ये इसके हम ये कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम अलग अलग जगह पर जाएं तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, पानी को स्टोर करना। जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक एज ओल्ड कंसेप्ट है इंडिया में, हमारे भारत में एक बहुत सालों से यूज होता आ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं राजस्थान में हमने पढ़ा है सुना है कि बहुत कम बारिश होती है, तो वहां पर पानी को स्टोर करने के लिए खदीन, टैंक्स या नादिस बनाए जाते हैं। बंदरस या फिर ताल जो है वो महाराष्ट्र में, बूंदीज मध्य प्रदेश में बोला जाता है, या उत्तर प्रदेश में अहर्स पाइन्स बिहार में बोला जाता है, कुल हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, पोन जो है वो कांडी बेल्ट जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, एरिस या फिर टैंक जो है वो तमिलनाडु में बोलते हैं, सुरंगम केरला में बोला जाता है, कटस कर्नाटका में बोला जाता है। सारे एक तरह से मेथड है जिसके अंदर क्या करते हैं, धरती के अंदर पानी स्टोर किया जाता है, किसी के अंदर नेचुरली पोन्ड बना दिए जाते हैं, छोटी छोटी जगह बना दी जाती है जिसमें बारिश होने पर पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और समय आने पर उसे प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग तरीके हैं अलग अलग जगह पर हमारे भारत में पानी को स्टोर करने के। और हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे कॉमन मेथड आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जिसके अंदर हम रेन वाटर को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर अपने लिए आने वाली समय के लिए हम स्टोर कर कर रखते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं हमें। डिगिंग पिट्स यानी कि खड्डे खोदना, पोन्ड्स बनाना, छोटे छोटे लेक्स बनाना। लेक्स हमारे नेचुरल भी होते हैं जो भगवान के द्वारा नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ हमारे आर्टिफिशियल लेक्स भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स अपने यूज के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट है छोटे छोटे डैम्स बनाना, छोटी छोटी जगहों पर कि पानी को उसके अंदर स्टोर कर लेना, जब ज्यादा हो जाए तो उसे दूसरी दूसरी जगह पर पहुंचा देना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वोयर। रिजर्वोयर क्या होता है कि जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है, रिजर्वोयर रिजर्व करना पानी को। तो ये भी क्या है, छोटी छोटी तालाब के साथ साथ छोटी छोटी नदियां बना दी जाती है जिन्हें खाली छोड़ दिया जाता है, और बारिश आने पर जो पानी है वो उसके अंदर भेज दिया जाता है। इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है कि जब भी उसमें नदियों में तालाबों में पानी ज्यादा हो तो वो रिजर्वोयर के अंदर जाके स्टोर हो जाए, और जब भी पानी की जरूरत हो, जब भी पानी की आवश्यकता हो, उसे प्रयोग में लिया जा सके। और रिजर्वोयर का कार्य मेन इरिगेशन के लिए यूज होता है कि जो हमारे आसपास के खेत होते हैं उनमें पानी जो है वो आसानी से पहुंचाया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा रूफटॉप कलेक्टिंग यूनिट्स। घरों के अंदर भी हम अपने पानी को स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर पानी को। तो आइए इनकी इमेजेस से समझते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, पिट्स को मतलब कि
बड़े बड़े खदानों को खोदा जा रहा है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। ये हमारा एक नेचुरल रिजर्वोयर है, ये हमारे तालाब हैं छोटे छोटे छोटे, जिनके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। आइए रूफटॉप वाटरिंग का देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब छतें बनाई जाती हैं तो छतों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, मेटल और टाइल्स लगाई जाती हैं ताकि जब पानी गिरे तो वो अंदर की तरफ ना आकर, अब देखिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, बेफल लगाया है। बेफल क्या है, एक तरह से स्लाइड जैसे आप करते हैं ना, झूला होता है, तो इसमें जब भी पानी गिरेगा, आप देखो यहाँ पर ये पानी जो है, यहाँ पर भी एक बेफल लगा दिया, यहाँ पर भी एक बेफल लगा दिया। जब भी पानी गिरेगा तो ये पानी जो है वो बेफल के द्वारा स्लाइड होकर हमारे टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी स्टोर हो जाएगा। इस टैंक वाले पानी को हम प्यूरिफाई करके या तो हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं, या फिर इसी टैंक को अंडरग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वाटर जो है वो हमारा अंडरग्राउंड लेवल पर स्टोर हो जाए, और उस अंडरग्राउंड वाटर को हम कभी भी अपने प्रयोग के लिए वेल के द्वारा, नल के द्वारा या फिर कुओं के द्वारा बाहर निकाल सकें। और ये भी आपको एक दिया हुआ है गटर, जो है यहाँ पर जो गटर लिखा हुआ है, गटर का मतलब है कि यहाँ पर एक स्टोरेज पाइप सा बना दिया जाता है कि जब भी पानी गिरेगा तो वो पानी जो है वो बहकर इसके अंदर आएगा और ये डाउन पाइप के द्वारा टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। और इस पानी को स्टोर करने के बाद हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए, और नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और अगर हमें पीना है तो हम इसे प्यूरिफाई कर कर हम इसे प्रयोग में, पीने के प्रयोग में भी ला सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे अंडरग्राउंड वाटर के? अंडरग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर स्टोर्ड वाटर है, एक तो ये आसानी से इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि ये धरती के अंदर है। जब भी धूप पड़ेगी तो ऊपर वाला पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जो धरती के नीचे वाला पानी है वो इतनी आसानी से भाप बनकर नहीं उड़ेगा। ये जो अब धरती के अंदर पानी जो है नीचे के नीचे एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, और जो हमारे कुएं हैं, रिजर्वोयर्स हैं, उन्हें रिचार्ज करेगा। रिचार्ज का मतलब क्या है, पानी उनके अंदर फिर से पहुंच जाएगा। जैसे हम अपने फोन को रिचार्ज करवाते हैं ना, वैसे ही वेल्स या फिर हमारे जो रिजर्वोयर्स हैं वो भी रिचार्ज हो जाएंगे। ये क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इरिगेशन, मतलब कि जब देखो धरती के नीचे पानी होगा तो उस धरती के अंदर जब पानी होगा, जब उसके अंदर फसल उगाई जाएंगी तो जो जड़ें नीचे की तरफ जाएंगी वो धरती के नीचे से ही क्या कर लेंगी, पानी को खींच लेंगी। उससे क्रॉप्स को एक नेचुरल मॉइस्चर मिलेगा, एक पानी का तत्व मिलेगा, जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। धरती के नीचे है तो यहाँ पर पोल्यूशन होने का भी डर नहीं है, तो ये पोल्यूट भी इजीली नहीं होगा। और धरती के नीचे देखो, ऊपर होगा तो क्या होगा, वहां पर जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं, वो इकट्ठी होंगी, लेकिन धरती के नीचे होगा, ढका हुआ होगा, तो यहाँ पर मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज होने का भी डर नहीं रहेगा, यानी कि मच्छर और मक्खी भी उस पर एकत्रित नहीं होंगी और बहुत सारी बीमारियों का कारण नहीं बनेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। आइए, कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम के बारे में आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम जो है वो एक हमारे फोसिल फ्यूल है। फोसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे फोसिल से बनते हैं। फोसिल मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जब कोई भी हमारी धरती पर जितने भी जीव हैं, जब वो मर जाते हैं और धरती के नीचे दब जाते हैं, और जब वो हमें कई वर्षों के बाद मिलते हैं, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम जो है वो फोसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि वो फोसिल्स के द्वारा बनते हैं, मतलब कि जो मरे हुए जीव हैं, जब वो धरती के नीचे दब जाते हैं, उनके द्वारा बनते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम बनता कैसे, जैसे धरती के हमारे जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे या फिर कोई भी जानवर जब मरता है तो वो क्या होते हैं, धरती के नीचे दबते चले जाते हैं। अब धरती के ताप के कारण, या फिर जैसे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, या फिर ज्वालामुखी आया, तो वो फटने के कारण हमारे अर्थ में क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर पड़ता रहता है। तो कुछ मिलियंस वर्षों के बाद, अरबों से वर्षों के बाद, ये धरती के नीचे दबकर किसका रूप ले लेते हैं, कोल और पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। जो कोल है वो हमारा धरती के नीचे बनता है, और जो पेट्रोलियम है वो हमारा समुद्र के नीचे, यानी कि ओशियन के नीचे बनता है। जब ओशियन के नीचे जो ओशियन वाले जीव हैं, पेड़ पौधे हैं या फिर मछली हैं, वो जब मरते हैं धरती के नीचे, वोल्केनो आने से, अर्थक्वेक आने से, जब हम बहुत वर्षों के बाद जब धरती के नीचे खोद के देखते हैं तो हमें पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल मिलता है। और कोल जो है वो कब मिलता है, जब धरती के नीचे
ये तो समुद्र के नीचे हो गए, और जब धरती के नीचे दबते हैं तब क्या मिलता है, हमें कोल मिलता है। तो जब भी आपने देखा भी होगा तो कोयले की खदानें होती हैं या फिर जो पेट्रोल की खदानें होती हैं वो हमेशा अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं। पेट्रोल की खदानें जो हैं वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें जब निकालना होता है तो बहुत नीचे तक खोदा जाता है। यह क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमने पहले भी पढ़ा था। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिन्हें हम बार बार प्रयोग में नहीं लेके आ सकते, तो वो हमारे रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो हम जिस तरह से हम इन्हें प्रयोग कर रहे हैं, बेस्ड ऑन हाउ वी आर यूजिंग आवर फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे कोल और पेट्रोलियम है, ये ज्यादा सालों तक नहीं बचेंगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, तो क्या हमारे लिए भी प्रयोग के लिए नहीं बचेंगे। अगर हम इसी तरह से इन फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग करते रहे तो पेट्रोलियम जो है वो ऑलमोस्ट 40 साल के बाद, और कोल जो है वो ऑलमोस्ट 200 साल तक ही चल सकता है। तो इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्सेज को ढूंढने की जरूरत है, ताकि हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। आप ये देख सकते हैं, ये एक पेट्रोल की माइन है, जिसे देखिए समुद्र के बीचों बीच बनाई गई है। इसके अंदर क्या किया जाता है, फिर समुद्र के अंदर ले जाकर इसे खोदा जाता है और वहां से पेट्रोल निकाला जा सकता है। ये क्रूड ऑयल है जो जैसा हमें मिलता है। फिर इसके इसके द्वारा हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्रूड ऑयल से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे वेस्लिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया। तो इन प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है। और ये आप देख सकते हैं, जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये किसकी पिक्चर है, ये कॉल की पिक्चर है। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो इसका हमारे एनवायरनमेंट पे एक इफेक्ट पड़ता है। वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं वो किस तरह से हार्म कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। सबसे पहले ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब हमें पता है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो हमारे किससे बने हैं, बायोमास से बने, यानी कि जो भी हमारे जीव हैं उनसे बने। और हमें पता है कि बायोमास जो है वो क्या क्या लेके चलता है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। तो जब इनको बर्न किया जाता है, जब इनको जलाया जाता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जल पैदा करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं और सल्फर के ऑक्साइड करते हैं। जब इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे देखो कार्बन है, अगर इसे सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गया O2, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला, कम ऑक्सीजन मिला, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक ही ऑक्सीजन को ले पाएगा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोऑक्साइड के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। तो ये क्या करता है, मोनोऑक्साइड पैदा करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारे धरती के ताप को तो बढ़ाती हैं, साथ में जो हमारे ओजोन लेयर है उसको भी इफेक्ट करती है। आप ये देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज के कंबशन से, जो इंडस्ट्रीज में बर्निंग होती है उसके कारण जो है कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, another way of looking at coal and petroleum is that they are huge reservoirs of carbon। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बायोमास से बने होते हैं, इसलिए इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। अगर इसका सारा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगा। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्या होगा, धरती का ताप बढ़ेगा, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को जुडिशली यानी कि देख कर यूज करने का प्रयोग करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है, जो हमारी आइस है, हमारे जो हिमालयाज हैं वो वो मेल्ट कर रहे हैं, उसके कारण हमारे जो सी लेवल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन क्या है कि जब भी हमने पढ़ा कि जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर पैदा करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर्स हैं
वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, और वो क्या पैदा करते हैं, एसिड रेन पैदा करते हैं। किस तरह से करते हैं आइए प्रोसेस पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था जब भी बर्न किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स को, तो वो क्या पैदा करते हैं, नाइट्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर होता है, वो क्या करता है मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके डाइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। और जब सल्फर ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो एक एसिड का काम करते हैं। रेन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, एसिड पैदा करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारी स्किन के लिए भी। देखते हैं कैसे एसिड रेन बनती है। अब देखिए, जितने भी हमारे इंडस्ट्री हैं, ट्रांसपोर्ट है, हमारे घरों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के द्वारा क्या पैदा होता है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब पैदा होता है तो ये हमारा बन गया, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। जब ये वेट डिपोजिशन हो जाता है, इसका क्लाउड्स के अंदर डिपोजिशन हो जाता है, और जब वाटर होती है या फिर स्नोफॉल होती है तो उसके साथ मिलकर ये क्या पैदा करता है, एसिड रेन पैदा करता है। एक और फिगर से समझते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है, इसमें ट्रक्स हैं, व्हीकल, इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या पैदा कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलते हैं तो ये क्या पैदा करते हैं, एसिड रेन को प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होगा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं, ये प्लांट्स को हार्म करेंगे, जो वाटर बॉडीज हैं उनको भी हार्म करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारा ताज है वो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, लेकिन एसिड रेन के कारण जो इसका पत्थर है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है। तो ये भी एक किसका, एसिड रेन का इफेक्ट है। इसके कारण जो है वहां पर जो आगरा में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल भी लगाया गया है कि वो इतने ही अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें बैन कर दिया गया है। जंगल में, वन में क्या होता है कि एसिड रेन के कारण जो पेड़ हैं वो जल जाते हैं, या फिर वाटर बॉडीज जो है हमारी, जो छोटे छोटे तालाब हैं या फिर समुद्र हैं, जब एसिड रेन गिरती है तो उनके कारण छोटे हमारे जो तालाब हैं और जो वाटर बॉडीज हैं उनको भी हार्म पहुंचता है। अब हमारे पास क्या आता है कि अब हमने सब चीजों का पढ़ लिया कि हम किस तरह से हमें ये फायदा देते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से हम इन्हें यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है इनको बचाने के लिए, वह हमारा मेन सस्टेनेबल मैनेजमेंट है। तो हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं जिसके वजह से हम जो हमारे नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं, वाटर है, या फिर कोई भी हमारे फॉरेस्ट हैं, हम इन्हें किस तरह से बचा सकते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि पेट्रोल जो है वो हमारा बहुत 40 सालों में खत्म हो जाएगा, तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं। हम अपने पर्सनल व्हीकल के बजाय हम क्या यूज करें, बस का प्रयोग करें, वॉकिंग कर लें अगर हमें आसपास ही जाना है, साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचा सकते हैं, ऐसे बल्ब्स को यूज करने के लिए जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का कम खर्च होता है, ज्यादा वोट की इलेक्ट्रिक बल्ब्स ना लगाएं। फिर स्टेयर्स का यूज करना, लिफ्ट लेने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं जहां तक हम जा सकें। सर्दियों में हीटर का प्रयोग करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन सकते हैं ताकि उससे भी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो सके। तो आपका एक्टिविटी आज का होमवर्क यही है कि आप और ज्यादा सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे कि हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा है, ताकि हम एक नेचुरल रिसोर्स को आज हम प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे जब घर में बिजली प्रयोग नहीं हो रही तो पंखों को बंद कर देना, उस वक्त लाइट को बंद कर देना, ज्यादा पानी में नहाने की बजाय 2 बाल्टी पानी में नहाने की बजाय हम 1 बाल्टी में भी नहा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना कि नहीं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन ही हमारे रिसोर्सेज को बचा सकती है। डोंट लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, देख सकते हैं आप इस फिगर में, पहले ह्यूमन बीइंग था, फिर उसने कार्ट बनाई, घोड़ा गाड़ी बनाई, फिर साइकिल बनी, फिर स्कूटर बनी, फिर कार बनी, लेकिन जिस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं उस तरह से पेट्रोल जो है वो एक दिन में एक
समय बाद खत्म हो जाएगा और फिर से हमें किस पर आना पड़ेगा, फिर से ह्यूमन बीइंग को पैदल उस पर आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, फ्यूल को बचाना है ताकि हिस्ट्री जो है वो फिर से रिपीट ना करे। गो ग्रीन, पेड़ों को लगाइए, फ्यूल को सेव करिए। जैसे जैसे आप फ्यूल को सेव करेंगे वैसे वैसे आपकी मनी की भी बचत होगी। कारपूल कर सकते हैं। कारपूल का मतलब क्या है कि अगर हम 3-4 लोग एक ही जगह पर एक ही वर्क प्लेस पर जा रहे हैं तो सब अपनी अपनी गाड़ी लेने के बजाय 3-4 लोग एक ही गाड़ी में चले जाएं, तो उससे क्या होगा, एक ही गाड़ी का पेट्रोल खर्च होगा, ना कि 3-4 गाड़ियों का पेट्रोल खर्च होगा। तो इससे भी क्या होगा, पेट्रोल की बचत होगी। थैंक यू।